स्टैटिक नॉन स्टैटिक मेथड होगा। ओके ओके डन। इसका एग्जांपल मैंने आपको पढ़ाया है। और ये चारों प्रोटोटाइप भी मैंने आपको बताई थी, ठीक है, स्टैटिक नॉन स्टैटिक। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताएंगे स्टैटिक और नॉन स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक वेरिएबल। पिछली बार आपने पढ़ा था स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक मेथड, अब आज पढ़ेंगे स्टैटिक नॉन स्टैटिक वेरिएबल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए सर ओके सर। हाँ जी सर, क्लास का जो नेम होता है वो फर्स्ट लेटर कैपिटल में लिखा जाता है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो अभी आपको लिखवाऊंगा सर। वैसे मेरा पता ही नहीं, वैसे कैपिटल में नहीं लिखा तो मैंने। हाँ नहीं 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 लिखना, वो अभी देखो चैप्टर, मैं चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूँ ना। देखिए अभी हम जो पहुंच रहे हैं स्टूडेंट्स, कहाँ गए जावा नोट, जावा नोट, जावा नोट। देखिए वो जब मैं आपको नेमिंग कन्वेंशंस बताऊंगा ना सर, यहाँ पर नेमिंग कन्वेंशंस ऑफ जावा है ना, जब बताओ। अभी हम मेथड पे हैं यहाँ पर, है ना, यहाँ पे मेथड। ट्राई कर रहा था तो फिर चला नहीं सकता प्रोग्राम, इस नहीं वजह नहीं से। ऐसा कुछ नहीं है सर, आप कैसे ही नाम रख लो, मतलब कि अगर आप इस प्रोग्राम का नाम, जैसे मैं अभी आपको लिख के दिखाने जा रहा हूँ, ये देखिए, तो ये भी वैलिड है। अगर जैसे आपका नाम विकास है तो मैं इसका नाम ऐसे लिख दूँ, VIKAS, ऐसे भी लिख दूँ ना, ऐसे भी, मतलब एक छोटा एक बड़ा, ये भी सही है, ये भी चलेगा, ये भी सही है। VIAKS, एस कैपिटल लिख दिया, ये भी सही है सर, ये भी सही है। करके दिखा देना एक बार। हाँ लो, करके क्या दिखा देना, ऐसे ही छोड़ दे रहा हूँ, मान के चलो यही है प्रोग्राम हमारा, ठीक है। वी छोटा, आई छोटा, के बड़ा, ए छोटा, एस बड़ा, ठीक है। चलो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। स्टूडेंट्स एक बार जरा मैं इसको चला के दिखा दूं एक बार, ठीक है, थोड़ा सा डाउट है विकास को, वो उनका सॉल्व कर दूं। तो लीजिए ये लिख दिया मैंने, हेलो विकास, ठीक है विकास जी। अब इसको सेव कर लो, तो जैसे आपने नाम रखा है ऐसे ही आप सेव कर लो। ये देखिए सेव एज कर रहा हूँ, ये रहा आपके सामने, VIKAS.java, ओके ठीक है। ई ड्राइव में रोहित नाम के फोल्डर में, और ये मैंने किसमें सेव करूँ, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक वेरिएबल वाले में ही सेव कर दिया। ये लीजिए सेव हो गया, और ये देखिए कंपाइल किया मैंने रोहित। देखिए कंपाइल किया, हो गया, ये देखिए रन किया, और ये आंसर आ गया, हेलो विकास। ठीक है विकास जी, ठीक है सर। अब आपकी कहाँ गलती आई थी, आप बताइए, आपने क्या कैसे कर रहे थे आप? सर मैं वैसा ही कर रहा था, लेकिन मेरा एरर आ रहा था यहाँ पे सिंबल में। कहाँ पर बताइए, कहाँ पर आ रहा था? तो स्क्रीन है ना सर, यहाँ पे रिजल्ट नहीं मिल रहा था मेरे को, ना ही कंपाइल हो रहा था। चलो आप बताना क्या नाम रखा था, आपके वाला ही नाम रखता हूँ। आपने क्या रखा था? मैंने सर यही लिखा था, विकास ही लिखा था, लेकिन जब कैपिटल फर्स्ट लेटर लिखा ना तब वो रन हुआ। VIKAS लिखा था, है तब रन हुआ सर, मेरा वैसा अच्छा, रन नहीं। और अब एरर कब आ रही थी वो बताओ? एरर छोटे अक्षर कर रहा था जब आ रहे थे सर। ए ऐसे ऐसे कर रहा था तो एरर आ रही थी, प्रोग्राम रन नहीं हुआ मेरा। नहीं, लो मैं अब छोटे में करके दिखा देता हूँ, ठीक है, सेव एज, ये देखिए विकास डॉट, लीजिए छोटे में कर दिया, ओके स्टूडेंट, लीजिए चलो ठीक है। ठीक है कुछ और सर। शायद कुछ और मिस्टेक हो रही है ना, ऐसा हो सकता है, ठीक है। ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, क्या डिस्कस करेंगे आज, हम आपको बताएंगे कि स्टैटिक और नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स में क्या फ़र्क होता है, ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टैटिक है नॉन स्टैटिक।
देखिए मैंने एक क्लास बनाई जिसका नाम रख दिया मैंने रोहित। रोहित नाम की क्लास है स्टूडेंट्स, और इसमें एक इंटीजर वेरिएबल ए ले रहा हूँ और एक स्टैटिक इंटीजर वेरिएबल बी ले रहा हूँ। अब इन दोनों वेरिएबल्स में डिफरेंस समझ लीजिए। ये आपका नॉन स्टैटिक है, नॉन स्टैटिक है। आगे क्या लिखा है? नॉन स्टैटिक वेरिएबल हर ऑब्जेक्ट के साथ अलग अलग मेमोरी एलोकेट करेंगे। पढ़िए विकास जी क्या लिखा है नॉन स्टैटिक वेरिएबल के बारे में, मैंने क्या लिखा है पढ़िए। सब नॉन स्टैटिक वेरिएबल हर एक ऑब्जेक्ट के साथ अलग अलग मेमोरी एलोकेशन करेंगे। हाँ, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं अब यहाँ पे रोहित क्लास के अगर मैं यहाँ पर 3 ऑब्जेक्ट बनाऊं, रोहित R1 इक्वल टू न्यू रोहित, ये लीजिए पहला ऑब्जेक्ट। ऐसे ही मैंने देखिए यहाँ पे तीन ऑब्जेक्ट बना दिए, रोहित 1, रोहित 2, रोहित 3। तो आपको पता है रोहित 1 के साथ ए अलग मेमोरी बनाएगा, रोहित 2 के साथ ए अलग मेमोरी बनाएगा, रोहित 3 के साथ ए अलग मेमोरी बनाएगा। यानी कि रोहित के लिए R1 R2 R3 के लिए ए की मेमोरी अलग अलग है, सबके लिए अलग अलग है। ओके, अब जो स्टैटिक वेरिएबल है, पढ़िए विकास जी। स्टैटिक वेरिएबल हर ऑब्जेक्ट के साथ कॉमन मेमोरी शेयर करेगा। आगे समझ में? यानी कि जो स्टैटिक वेरिएबल होगा वो तीनों ऑब्जेक्ट के लिए R1 R2 R3 के लिए कॉमन है। यानी कि अगर R1 इस B में अगर कोई चेंजेस करेगा तो वो R2 और R3 में भी चेंजेस हो जाएंगे, लेकिन R1 अगर A में चेंजेस करेगा तो वो R2 और R3 के लिए नहीं होंगे। चलिए, अब बहुत सारी चीजें आपको आज समझ में आने वाली है, ध्यान से देखिएगा। नोट वन सुनिए स्टूडेंट ध्यान से। पहले पहला नोट पढ़िए, विकास पढ़िए। हर ऑब्जेक्ट के साथ क्लास की अलग अलग कॉपी बनती हाँ, क्या मतलब हुआ ये इसका? है। जो भी अलग अलग ऑब्जेक्ट है हम ले रखे हैं, हाँ, उसके साथ जो क्लास है उनकी अलग अलग कॉपी बनेगी। यानी कि R1 के साथ इस क्लास की एक अलग कॉपी बनेगी, R2 के साथ अलग कॉपी बनेगी, R3 के साथ अलग कॉपी बनेगी। जैसे कि क्लासरूम में स्टूडेंट्स बैठे होते हैं, तो स्टूडेंट जो हैं वो ऑब्जेक्ट हैं। मैडम ने ब्लैक बोर्ड पे कुछ चीज लिखा तो वो तो सबके लिए कॉमन है, लेकिन हर बच्चा अपनी कॉपी में अलग अलग कॉपी करेगा, सही बात है। तो मैडम ने जो लिखा है उसकी हर ऑब्जेक्ट के साथ अलग अलग कॉपी बनेगी नहीं बनेगी? स्टूडेंट्स बताइए। यस सर। सही बात है ना। व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड जो भी आपकी क्लास में लगा हुआ है, टीचर ने अगर उस पर कुछ चीज लिखी है ना, उस और टीचर ने फिर बच्चों से कहा स्टूडेंट्स कि आप अपनी कॉपी में इसे नोट कर लीजिए, तो हर बच्चा उस क्लास की अलग अलग कॉपी बनाएगा नहीं अपने साथ? बनाएगा नहीं बनाएगा? तो वही चीज मैंने आपको समझाइए। ये क्लास है, इस क्लास की R1 के साथ अलग कॉपी है, R2 के साथ अलग कॉपी है, R3 के साथ अलग कॉपी है। तो मैंने ये लिखवाया, हर ऑब्जेक्ट के साथ क्लास की अलग अलग कॉपी बनती है या क्रिएट होती है। अलग अलग जगह लिख दो।
मेरा तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट पढ़िए। क्लास में दो टाइप्स के वेरिएबल होते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल एंड स्टैटिक वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल को ही नॉन स्टैटिक कहते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल ही नॉन स्टैटिक होता है। क्लास में दो टाइप के वेरिएबल होते हैं, पहला इंस्टेंस वेरिएबल, दूसरा स्टैटिक वेरिएबल। इंस्टेंस को ही नॉन स्टैटिक कहते हैं। तो इसको इस तरह समझिए स्टूडेंट्स कि ये आपकी क्लास है, ये है जी क्लास, ये क्लास रोहित। जी ये क्लास है। अब इस क्लास की आप कितनी कॉपी बनाओगे? जितने भी ऑब्जेक्ट बनेंगे हर ऑब्जेक्ट के साथ इस क्लास की एक अलग कॉपी बनेगी। ये होती है कहानी, ध्यान में रखना, ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है। जितने भी आप इसके, आपने कहा रोहित R1, तो R1 के साथ रोहित की अलग कॉपी है, ये ध्यान रखिएगा। R1 के साथ अलग कॉपी बनेगी। ये बन गया, ये बन गया पहला ऑब्जेक्ट। तो इसके साथ इसकी कॉपी अलग है। कहने का मतलब ये हुआ कि R1 के पास ये रही है कॉपी। ऐसे आपने एक R2 बना दिया, R2 के साथ ये रही कॉपी। रोहित 1, रोहित 2, रोहित 3 हो गया, नहीं हो गया? तो इस ये क्लास है, इस क्लास की कॉपी सबके साथ अलग अलग है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि रोहित के पास भी ए है और रोहित के पास भी बी है, रोहित के पास भी ए और बी है, मतलब ये हुआ। चलिए इसी तरह इसके साथ भी और इसके साथ भी, इसके साथ ए और बी है और इसके साथ भी ए और बी है। तो जावा में गार्बेज वैल्यू नहीं होती, तो अगर इनमें कोई वैल्यू नहीं रखी जाएगी तो बाय डिफॉल्ट इनकी वैल्यू 0 होती है। ध्यान रखना, जावा में हमेशा ध्यान रखना है, ऊपर लिखवा दे रहा हूँ, लिखवा भी दे रहा हूँ कि जावा में गार्बेज वैल्यू नहीं होती है। सी लैंग्वेज में अगर किसी वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं किया जाता और उसको प्रिंट करा के देखा जाए तो वहाँ पर आपको गार्बेज वैल्यू मिलेगी। जावा में ये केस नहीं होता, जावा में गार्बेज वैल्यू नहीं होती, वेरिएबल्स की गार्बेज वैल्यू नहीं होती। तो ये मैंने यहाँ पे लिखवाया नोट 1, ये हर ऑब्जेक्ट के साथ क्लास की इंडिविजुअल कॉपी क्रिएट होती है। दूसरा, क्लास में दो टाइप के वेरिएबल होते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल। ठीक है, चलिए नोट नंबर 3। नोट नंबर 3 क्या कर रहा था मैं अभी?
हाँ, जावा में नॉन स्टैटिक यानी INSTANC इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक है। जावा में नॉन स्टैटिक यानी इंस्टेंस वेरिएबल की जावा की डिफॉल्ट वैल्यू होती हैं, गार्बेज नहीं होती। जावा में गार्बेज वैल्यू नहीं होती, डिफॉल्ट वैल्यू होती है, ठीक है। डिफॉल्ट वैल्यू होती हैं, गार्बेज वैल्यू नहीं होती। 3 पॉइंट है ये याद रखने वाले। अब मैंने रोहित के अंदर एक ए बनाया और एक बी बनाया, ओके स्टूडेंट, और 3 ऑब्जेक्ट बना दिए। तो R1 के साथ ये क्लास की एक कॉपी है, यानी कि ए और बी R1 के साथ हैं, ऐसी R2 के साथ, R3 के साथ। सबसे पहले मैं इनकी वैल्यू प्रिंट करा के दिखाना चाहता हूँ आपको। तो मैंने यहाँ लिखा है SYSTEN सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटमैन। अब देखिए ये मैंने प्रिंट कराया R1 डॉट ए प्लस R1 डॉट बी। R1 की ए और बी की वैल्यू और बीच में लगा दिया इनके कॉमा लगा के मैंने प्रिंट कराया। इसी तरह मैंने फिर R2 की भी और R3 की भी, ये देखिए R1 R2 R3 के ए और बी भी प्रिंट कराए मैंने, ठीक है स्टूडेंट। चलिए रन करके दिखा रहा हूँ, विकास नाम का प्रोग्राम है। तो देखिएगा डिफॉल्ट वैल्यू आएंगी, गार्बेज वैल्यू नहीं आएगी। तो डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है जावा में, ठीक है स्टूडेंट। ये आपके सामने देखिए ये आ गई डिफॉल्ट वैल्यू में, ये ए की वैल्यू आ रही है और ये सारी बी की वैल्यू आ रही है। देख लीजिए स्टूडेंट्स आपके सामने है। चलिए अब सबसे पहले मैंने R1 से कहा, ये देखिए R1 यानी इससे कहा मैंने R1 से कहा कि अपनी ए की वैल्यू और बी की वैल्यू असाइन कर दो। तो R1 ने ए की वैल्यू असाइन करी 5 और बी की वैल्यू असाइन करी 7। ध्यान रखना, ए को 5 वैल्यू असाइन करी है और बी को 7 वैल्यू असाइन करी है R1 ने। R2 और R3 ने कुछ नहीं करा, सिर्फ R1 ने करी है। तो देखिए मैंने यहाँ लिखा है R1 डॉट ए इक्वल टू 5, R1 डॉट बी इक्वल टू 7, ओके। R1 ने ए और बी की वैल्यू असाइन कर दी। अब मैं इनके बाद इनको प्रिंट कराने जा रहा हूँ, फिर दोबारा से प्रिंट करा के देख रहा हूँ। वैल्यू असाइन होने के बाद प्रिंट करा के देखना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि इनके नीचे एक लाइन भी खींची है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन। इस तरह से एक सीधी लाइन भी खींची आएगी। तो देखिए स्टूडेंट्स अब ध्यान से देखना, ए में और बी में वैल्यू रखी। तो मैंने अभी आपको थ्योरी में बताया था ना, थोड़ा सा कुछ समझाया भी था मैंने आपको थ्योरी। चलिए थ्योरी मैंने आपको ये समझाई थी स्टूडेंट कि ए जो है ये इंडिविजुअल होगा, इंडिविजुअल यानी अलग अलग होगा, और ये कॉमन होगा। ये मैंने अभी आपको थ्योरी में लिख पाया था। तो इंडिविजुअल का मतलब पता है यहाँ पर क्या है? इंडिविजुअल का मतलब ये है कि ए में जो वैल्यू आपने रखी है 5 R1 ने, वो सिर्फ R1 वाले ए में ही चेंज होगी, लेकिन R1 ने जो बी में वैल्यू रखी है तो देखना वो ऑटोमेटिक औरों के यहाँ भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि ये कॉमन है। यानी कि बी में अगर कोई चेंजेस होंगे वो सब जगह इंप्लीमेंट होंगे, लेकिन जो ए में होंगे वो केवल उसी के होंगे जिसने चेंज करे हैं। तो R1 ने चेंज करे हैं तो R1 के ही चेंज होंगे, R2 और R3 के चेंज नहीं होंगे। ये होते हैं स्टैटिक और नॉन स्टैटिक में डिफरेंस। लीजिए देखिए, अब यहाँ पर R1 ने ए और R1 ने बी में वैल्यू साइन करी है 5 और 7, तो बस ए और बी इसी की चेंज होंगे, और के चेंज नहीं होंगे। लो देख लेना, और ओके सिर्फ स्टैटिक वाले चेंज होंगे। तो आउटपुट देख लीजिए, ये देखिए पहले तो डिफॉल्ट वैल्यू थी सबकी 0 0, फिर देखो ए में और बी में, तो ए में 5 हुए, R1 का ए चेंज हुआ, R1 का बी भी चेंज हुआ, बी देखो सभी का चेंज हो गया, लेकिन ए किसी का चेंज नहीं हुआ। ए सिर्फ उसका ही चेंज हुआ है जिसने चेंज किए हैं, क्योंकि जो नॉन स्टैटिक है वो कॉमन मेमोरी एलोकेट नहीं करते, वो इंडिविजुअल है। तो R1 का ही ए चेंज हुआ है, लेकिन जो बी है वो कॉमन है, तो बी में अगर कोई चेंजेस हुए तो सभी के हुए हैं। अब आ गई समझ में? ये देखिए, ये समझना था स्टैटिक और नॉन स्टैटिक में। जैसे मैंने आपको दिन एग्जांपल दिया था कि एग्जामिनेशन हॉल के अंदर
क्वेश्चन पेपर जो है वो सबके लिए कॉमन है, आउट ऑफ 100 तो सबके लिए 100 में से है, लेकिन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ईच स्टूडेंट वो अलग अलग है। अब आ रहे हैं आप समझ में? ये देखिए आपके सामने है, ये आपके सामने है, देखिए स्टूडेंट, यानी बी में अगर चेंज हुए 0 से 7 हुआ तो सभी का हुआ, ए में अगर चेंज हुए तो केवल उसी के हुए जिसने चेंज करा है। चलिए एक काम करते हैं, एक बार और रन करके देखते हैं, एक बार और रन करते हैं। अब की बार R2 से कहते हैं, R2A, R2 ने कहा ए मेरा 8 कर दो, और R2 का B, उसने कहा मेरा B 3 कर दो। तो देखो ये तरह R2 ने अपने 8 में 8 करवाया और यहाँ पर 3 कराया, तो पता है क्या होगा? 3 क्या होगा? जब यहाँ पे 3 होंगे तो स्टूडेंट यहाँ से 7 हट जाएगा, यहाँ से 7 हट जाएगा, ये हट गया, देखो मैंने काट दिया, कटाव दिखाया मैंने यहाँ पर, ये देखिए, और यहाँ पर आ जाएगा 3 आ गया, 3 7 हट के, और देखिए यहाँ भी, ये देखिए यहाँ भी 3 हो गया, ये देखिए, ये देख लीजिए, ठीक है, समझ में आ गई होगी कहानी। तो यहाँ पर अगर 3 हुआ तो यहाँ से 7 हट के 3 हो गया, यहाँ से भी 7 हट के 3 हो गया, सब जगह 3 हो गया। लीजिए देख लीजिए, ये देखिए, ये देखिए, अच्छा प्रिंट नहीं कराया, जरा प्रिंट तो करा लो, प्रिंट कराऊंगा जब तो दिखेगा, ये मैंने प्रिंट करा दिया। तो चेंजेस R2 में हो रहे हैं, तो R2 का A चेंज हो जाएगा और किसी का A चेंज नहीं होगा, देख लो, देखो R2 का A 8 हो गया, किसी और का नहीं है, बाकी 3 सबका चेंज हो गया, देखा 3 सबका चेंज हो गया, तो लाइन 9 होना चाहिए, कंट्रोल, ये देखिए, देख रहे हो आप, ए चेंज हो गया, बी चेंज हुआ, लेकिन सबका हुआ, देखो ए चेंज नहीं हुआ, ए इसका 5 ही रहा, इसका 0 रहा, सिर्फ इसका चेंज हुआ। डिफरेंस समझ में आ रहा है स्टूडेंट सभी को? हेलो स्टूडेंट्स, डिफरेंस समझ रहे हैं आप लोग? यस सर। समझ में आ रहा है ना क्या क्या चल रहा है ये? चलिए, अब अगर R3 में A चेंज करूंगा, R3 का A करा 9 और R3 का B करा मैंने, देखिए B करा मैंने 6, तो पता है ये A तो सिर्फ चेंज होगा R3 का, और B में जो चेंजेस होंगे वो सभी के होंगे, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए 9 चेंज हुआ केवल A का, और 6 सभी का चेंज होगा, यानी कि बी में अगर कोई चेंजेस होते हैं वो सभी के लिए चेंजेस होते हैं, चाहे कोई भी करे, लेकिन ए में चेंजेस केवल उसी के होते हैं जिसने किए हैं। स्टूडेंट समझ गए? चलिए, ये होता है स्टैटिक और नॉन स्टैटिक में डिफरेंस, जो मैंने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की। ये देखिए, सबसे पहले इनकी वैल्यू क्या हुआ करती थी? 0 होती थी, है ना, यहाँ पे 0 की जगह 7 हुआ, तो 7 हो गया सभी में, है ना भाई, यहाँ पे सबसे पहले 0 था, फिर 7 हो गया, पहले 0 था, ये 0, फिर 0 हट के क्या हुआ था? 7, फिर 3 हुआ, तो 3 सबका हो गया, ये देखिए, सबसे पहले ये 0 था, तो यहाँ पर 7 आया, यहाँ 7 आया, तो यहाँ भी 0 से 7 हो गया, यहाँ भी 0 से 7 हो गया, फिर 3 आया, यहाँ पर 7 से 3 हो गया, यहाँ भी 7 से 3 हो गया, यहाँ भी 7 से 3 हो गया, अब लास्ट में क्या आया? यहाँ पर 6 आया, यहाँ पर 6 आया, तो जैसे यहाँ पर 6 आया तो यहाँ भी 6 हो गया, 3 को हटा के 6 हो गया,
और यहाँ भी 3 को उठा के 6। मैंने कटे हुए दिखाए, ये दिखाए कट गए, ऐसे चेंजेस होते चले गए। ठीक है जी। चलिए, तो अब में से कौन सा स्टूडेंट मुझे इसका कोई इसका लाइव एग्जांपल बताएगा? स्टूडेंट यहाँ जी, नतेश आप बताइए, स्टैटिक नॉन स्टैटिक को लेके कोई लाइव एग्जांपल बताइए कि सर देखिए ये एग्जांपल है स्टैटिक और नॉन स्टैटिक का, बताइए स्टूडेंट। स्टूडेंट नतेश बताइए, स्टैटिक नॉन स्टैटिक का कोई लाइव एग्जांपल बताइए। तो वही हो जाएगा एग्जामिनेशन वाला कि अगर हम नंबर स्टैटिक स्टूडेंट करते हैं। चलिए, और किसी को? हाँ ठीक है, ठीक है, सही जवाब दिया आपने। किसी स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट्स को किसी को भी डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए स्टैटिक नॉन स्टैटिक में। नॉन स्टैटिक वेरिएबल वो होता है जो हर ऑब्जेक्ट के साथ कॉमन मेमोरी, इंडिविजुअल मेमोरी एलोकेट करेगा, यानी हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग होगा, और स्टैटिक सबके लिए कॉमन होगा। ये फर्क है दोनों में, और ये मैंने आपको लाइव एग्जांपल देके समझा दिया। ठीक है, तो ये आपने पढ़े स्टैटिक और नॉन स्टैटिक वेरिएबल और मेथड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आती है, हाँ जी हाँ जी पूछिए। इससे नहीं है कि कमेंट जो ये स्लैश करके आप कमेंट लिखते हैं सर, ये कंपाइलर रीड नहीं करता क्या? हाँ जी, इसे रीड नहीं करता सर। ये जो आप लिखते हैं ना, वही वाली कमेंट है जैसे आप सी में लिखते थे, सी में वही है, वही चीज है डिट्टो। आप इसे मल्टीपल कमेंट भी करना चाहते हैं एक साथ, तो आप अलग अलग ना लगा के इसको ऐसे, आप चाहते हैं कि अलग अलग कमेंट ना करके एक साथ करो, तो वो भी पॉसिबल है। वो कैसे लगाएंगे? यहाँ पर स्लैश स्टार लगाइए, और जहां तक आपको ले जाना है वहां पे स्टार स्लैश लगाइए। ये सर सिंगल लाइन, वो वाली सिंगल लाइन, ये है मल्टीपल लाइन। अब ये सारी कमेंट हो गई हैं, अब इसे कंपाइलर रीड नहीं करेगा, ये मल्टीपल लाइन है। और अगर आप एक एक करके लगाते हैं, जैसे एक न्यू करके लगा रहे हैं, तो सिर्फ यही कमेंट बनेगा। ये अब ये भी कमेंट हो गया। और अगर आप इनके आगे, अगर आप इनके आगे ऐसे लगा दें स्लैश स्टार, और यहाँ पे लगा दें स्टार स्लैश, तो ये सब का सब एक बार में ही कमेंट हो गया। ओके हाँ सर, रियल हाँ जी, वर्ल्ड में जो काम होता है वो कमांड प्रॉम्प्ट पे ही होता है सर। हाँ जी, CUI का, हाँ जी CUI कमांड प्रॉम्प्ट भी होते हैं। दो तरह की एप्लीकेशन बनती है ना जावा में। जैसे जावा में सर जो एप्लीकेशन है, सी के लिए पूरा वो बना हुआ है टर्बो C++ वाला, हाँ हाँ जी, तो जावा के लिए ऐसा कुछ नहीं बना सर। वो तो आईडी कहलाती है, आईडी। हाँ आईडी है, जावा वालों की अपनी नहीं है, जावा वालों ने अपनी आईडी नहीं बनाई। जैसे टर्बो वालों ने अपनी आईडी बना रखी है, देखिए जावा IDE, जावा की IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। हाँ, जावा वालों ने अपनी कोई नहीं बनाई है, थर्ड पार्टी ने बनाई है, जैसे कि नेटबीन्स, नेटबीन्स, एक्लिप्स, ये बहुत एक सबसे पुरानी जो है ये आती है ब्लू जे, ब्लू जे एक मेरे पास भी, मैंने आपको दिखाई पूरी ब्लू जे। लेकिन है सारी ये थर्ड पार्टी की। जावा ने अपनी कोई आईडी अब तक ऑफिशियली लॉन्च नहीं की है, वो सर नोटपैड पे ही लिखते हैं। हाँ जी, हाँ नोटपैड में ही होता है सर कंपनीज में काम। कोड जावा का। तो वो नोटपैड में ही करके फिर सेव करके फिर फाइल हाँ पर आते हैं। कंपेयर, हाँ जी। तो फिर लर्निंग स्टेज में, लर्निंग स्टेज में अगर आप प्रोफेशनल हैं, देखिए आईडी का क्या काम होता है? आईडी का काम होता है आपके टाइम को सेव करना, क्योंकि आईडी 50% काम खुद कर देती है। आईडी से अगर आप काम करेंगे तो आपको मेन वगैरह
स्टैटिक नॉन स्टैटिक किसी फंक्शन को कॉल करना ऑब्जेक्ट बनाना ऐसा कुछ नहीं रहता। अगर मैं आपको आईडी से बना के समझाऊं, जैसे कि यही प्रोग्राम था, मैं आपको आईडी से एक प्रोग्राम बना के दिखाऊं, जैसे आपने ये प्रोग्राम बनाया है, आपने ये देख लिया, और अगर आपको अभी एक हेलो वर्ल्ड, हेलो जावा का एक प्रोग्राम बनाना हो, हेलो वर्ल्ड, तो आप सिंपल एक क्लास लिखते, क्लास को कोई नाम देते, जैसे आपने क्लास को नाम दे दिया मून, फिर आप इसके अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, फिर यहाँ लिखते स्ट्रिंग args ऐसे लिखते, और फिर इसके अंदर लिखते सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, और फिर इसके अंदर जो भी आपको प्रिंट कराना है आपको प्रिंट कराते, जैसे आपने लिख दिया हेलो वर्ल्ड, ये है। फिर आप इसको सेव करते, आपको पहला स्टेप होता है आप इसे सेव एज करते, इसका नाम रखते, ठीक है, फिर इसे कंपाइल करते, और स्पेलिंग गलत होगी जावा, इसे कंपाइल करते, फिर इसे रन करते, वाइट की स्पेलिंग गलत होगी, फिर से रन करते। इतना काम आपको खुद करना पड़ता जब ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट होता है। यही अगर आप किसी आईडी की जरूरत करते तो मुझे मेन कुछ बताने की जरूरत नहीं थी। देखो आईडी से रन करके दिखा रहा हूँ, देखो आईडी से कैसे रन करते हैं, डबल क्लिक करो ये आईडी खुल जाएगी। 50% काम आईडी कर देगी, देखते रहिए। ये खुल गया, यहाँ क्लिक करिए न्यू क्लास, ये क्लास का नाम पूछ रहा है मून, ये रख दिया मून, ओके बन गई क्लास। राइट हैंड क्लिक करिए ओपन एडिटर, ये एडिटर खुल गया, ये देखिए फुल बार, ये खुल गया, ये काम लिख के दे दिया इसने मून। ये जो कमेंट वगैरह इनको डिलीट कर दीजिए आप, ठीक है ये सब डिलीट कर दीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, है ना। अब यहाँ पर आप अपनी मर्जी का जो भी फंक्शन बनाना चाहें बना सकते हैं। ये देखिए मेन की जरूरत नहीं होती, मेन अपने आप बना रहेगा। देखो पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, हेलो वर्ल्ड हो गया। ये देखिए, इसे यहाँ से क्लिक करिए, ये कंपाइल हो गया कंपाइल, क्लोज कर दीजिए, राइट हैंड क्लिक करिए है और यहाँ से इसको रन करिए, ठीक है ओके, ये ऑब्जेक्ट बन गया। राइट हैंड क्लिक करिए, डिस्प्ले को कॉल कर दीजिए, ये देखिए आंसर आ गया, कुछ भी नहीं करना हो तो हो गया सॉल्व। ठीक है सर, ठीक। देखिए कितने इजी तरीके से हो गया, ये ऑब्जेक्ट बन गया तो ऑब्जेक्ट को रिमूव कर दो। और यही अगर मैं नॉन स्टैटिक फंक्शन बना देता इसको, नॉन स्टैटिक, ये देखिए अगर मैं इसको कह देता स्टैटिक तो मुझे अब ऑब्जेक्ट की भी जरूरत नहीं थी। ऑब्जेक्ट देखो मैं खुद कहाँ बनाया मैंने, मेन कहाँ बनाया मैंने, मून क्लास का ऑब्जेक्ट, कुछ भी नहीं, अपने आप बनाएगा सब कुछ। देखिए कंपाइल किया, क्लोज किया, राइट हैंड क्लिक करा, डिस्प्ले को कॉल कर दिया, देखिए आंसर आ गया। देखा स्टूडेंट्स, ये देखिए बिना मेन किए बिना किसी इसको। तो जब हम प्रोफेशनल्स हो जाते हैं, जब हम आईडी का यूज करते हैं जिससे कि हमें टाइम बच सके हमारा। लर्निंग स्टेज पर हम आईडी का यूज इसलिए नहीं करते क्योंकि यहाँ पर आईडी में जो काम हर प्रोग्राम में होता ही होता है, मेन मेथड बनना ही बनना है, ऑब्जेक्ट बनना ही बनना है, तो वो आईडी कहती है मैं ये काम मैं आपके लिए कर दे रही हूँ, आप तो सिंपल अपना वो कोड लिखिए जो आपको चाहिए। तो देखिए मैंने डिस्प्ले मैंने लिखा है, इसके अलावा पता है इसके अलावा क्या हुआ होगा, ये फंक्शन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ये आईडी ने खुद बनाया होगा, खुद ऑब्जेक्ट बनाया होगा, खुद डिस्प्ले को कॉल करा। आगे समझ में स्टूडेंट, ये है इस तरह से। चलिए
चलिए अब देखिए, तो अभी हमने आपको स्टैटिक और नॉन स्टैटिक वेरिएबल और फंक्शंस दोनों बता दिए। ठीक है, जो स्टैटिक होते हैं उन्हें क्लास के नेम से कॉल करते हैं और जो नॉन स्टैटिक होते हैं उनको ऑब्जेक्ट से कॉल करते हैं। स्टैटिक जो होते हैं वो पूरी क्लास के लिए कॉमन होते हैं, नॉन स्टैटिक जो होते हैं वो हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग होते हैं। और क्लास के जितने भी ऑब्जेक्ट बनते हैं हर ऑब्जेक्ट के पास अपनी क्लास की इंडिविजुअल कॉपी होती है। जैसे क्लासरूम में बच्चों के पास हर बच्चे के पास इंडिविजुअल उसकी अपनी नोटबुक होती है जिसमें वो मैडम द्वारा बताए गए नोट्स को कॉपी करता है। तो हर स्टूडेंट के पास सेम नोट्स होते हैं, लेकिन होते सबके पास अपनी अपनी अलग अलग कॉपी हैं। तो अगर दो बच्चों के बीच में, दो स्टूडेंट्स के बीच में कोई चीज़ कॉमन रखनी है, जैसे स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 2 के बीच में कोई चीज़ कॉमन रखनी है, तो उसे स्टैटिक डिक्लेयर कर दो। उससे क्या होगा कि अगर स्टूडेंट 1 अगर उसमें कोई चेंजेस करेगा स्टैटिक में, तो स्टूडेंट 2 क्या अपने आप चेंजेस हो जाएंगे। इसी तरह अगर स्टूडेंट 2 ने उस स्टैटिक में कोई चेंजेस करे तो स्टूडेंट 1 के अपने आप ऑटोमेटिक चेंजेस हो जाएंगे, क्योंकि स्टैटिक दोनों के लिए कॉमन होता है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि इसको मतलब एक्सप्लेन, मतलब इसको बताओ कैसे कैसे दिखाया जाएगा, तो स्टूडेंट्स देखिए इसको इस तरह से आप और तरह एक्सप्लेन कर दीजिएगा। अगर आपसे कोई पूछ भी लेता है तो थोड़ा सा और अच्छी तरह एक्सप्लेन करें। तो यूँ समझिए, ये जो R है, R1 है, इसके साथ A और B की कॉपी अलग अलग बनी है। तो जब R के साथ A की कॉपी बनी है ना, तो उसका एड्रेस अलग है, और B R2 के साथ A का एड्रेस अलग है, और B का कॉमन है। B का जो एड्रेस है वो तीनों के लिए कॉमन है। कहने का मतलब ये हुआ। चलो एक काम करता हूँ, अच्छा हाँ, सबसे बढ़िया मैं आपको करके ना दिखा दूँ। ये देखो एड्रेस देख लो स्टूडेंट, मैं इनके सबके ना आपको एड्रेस दिखा देता हूँ, फिर और ज़्यादा क्लियर होगा। तो ये रहा मेरे पास 50 स्टूडेंट्स। ये देखिए, मैं एक रोहित 1, रोहित A, रोहित B और रोहित ये जो है ना, इनके एड्रेस प्रिंट करा के दिखाऊंगा। ये देखिए R1, तो यहाँ लिखा मैंने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। देखिए ध्यान से, R1 डॉट मुझे इसका एड्रेस प्रिंट कराना है, तीनों का ऑब्जेक्ट अलग अलग है और तीनों इसको किस तरह से रिप्रेजेंट किया। अच्छा इसमें पॉइंटर तो होगा ना, तीनों के ऑब्जेक्ट। एक हैश कोड नाम का मेथड होता है जावा में, हैश कोड नाम का ये मेथड है, और ये मेथड हमारी क्लास में तो देखो कहीं नजर आ नहीं रहा। तो ये मेथड कहाँ से आया? ये मेथड जो हैश कोड नाम का मेथड मैं यूज कर रहा हूँ, ये मेथड ऑब्जेक्ट क्लास से आया है। तो देखिए ये मैंने इन तीनों का हैश कोड प्रिंट कराया है, तो देखना तीनों के एड्रेस प्रिंट हो जाएंगे, मतलब रेफरेंस प्रिंट हो जाएंगे जो यूज किए जा रहे हैं। क्या नाम था हमारा? विकास डॉट जावा विकास। तो देखिए जैसे मैंने एंटर करा, ये देखिए लीजिए तीनों के एड्रेस यानी अलग अलग, रोहित का अलग है, रोहित 2 का अलग है, रोहित 3 का अलग है। यानी कि ये जो एड्रेस है ये रोहित 1 का है, जहाँ पर पूरी एक क्लास जो क्लास है उसकी एक कॉपी है, या एक इस एड्रेस पे कॉपी है, इस एड्रेस पे कॉपी। ये समझिए ये तीनों के एड्रेस प्रिंट हो गए हैं, R1 R2। तो यानी कि R1 के पास ये एक अलग कॉपी है, R2 के पास अलग है, R3 के पास अलग है, जिसमें A सबका अलग अलग होगा, B तीनों का कॉमन होगा। ये आपको समझ में आ गया स्टैटिक और नॉन स्टैटिक। एक हेलो, ठीक है, ठीक ठीक।
हैं स्टूडेंट इसी के अंदर ओवरलोडेड मेथड, ओवरलोडेड मेथड क्लास मून। अब बताइए ओवरलोडिंग किसे कहते हैं, ओवरलोडेड किसे कहते हैं स्टूडेंट्स बताइए, व्हाट इज ओवरलोडेड मेथड। हाँ जी ये बताएंगे, क्या नाम है, अश्विन बताइए व्हाट इज ओवरलोडेड मेथड। हेलो यस सर। बताइए व्हाट इज ओवरलोडेड मेथड। सर क्लास इसके पास मल्टीपल मेथड्स होते हैं ठीक डिफरेंट है पैरामीटर्स के साथ, ठीक, so it is called as, उसको बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग मेथड। नहीं जी ऐसे नहीं, आप बीच में एक चीज तो छोड़ दी है आपने, क्लास के पास मल्टीपल मेथड्स होते हैं सेम नाम के, अलग अलग पैरामीटर के साथ। ठीक है ठीक है, तो नतेश आपका क्या कहना है, ये अश्विन ने सही जवाब दिया है। हेलो नतेश। हाँ सर। हाँ जी बताइए ओवरलोडिंग किसे कहते हैं। सर यही होता होगा सर कि सेम नाम का डिफरेंट पैरामीटर्स मेथड्स होते हैं क्लास में। ठीक है, ओवरलोडेड मेथड का मतलब होता है when a class have when a class have multiple methods of same name, when a class have multiple methods of same name with different arguments is called method overloading। बताइए क्या लिखा मैंने, when a class have multiple methods of same name with different arguments is called method overloading। इसको कहा जाता है मेथड ओवरलोडिंग, डिफरेंट आर्गुमेंट्स। अब ये डिफरेंट आर्गुमेंट्स किस तरह से लिखी जा सकती हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिफरेंट आर्गुमेंट कैसे लिखी जाती हैं। तो देखिए क्या लिखा है मैंने, पहला एग्जांपल देके समझा रहा हूं, आपने यहाँ लिखा पब्लिक वॉइड ऐड, इसमें लिखा आपने इंट इंट, लीजिए लिख दिए। अब आप दूसरा लिखने जा रहे हैं पब्लिक वॉइड ऐड, अब आप इसमें इंट नहीं लिख सकते, आप इनकी नंबर और आर्गुमेंट चेंज कर दो। आपने कहा इंटीजर इंटीजर इंटीजर, इसमें 3 कर दी, उसमें 2 है इसमें 3 है। तो पहला तरीका होता है नंबर ऑफ आर्गुमेंट चेंज कर दो। दूसरा तरीका है पब्लिक वॉइड ऐड, एक है इंटीजर एक है फ्लोट, डिफरेंट कर दो, नंबर ऑफ आर्गुमेंट जो है, मतलब जो आर्गुमेंट है वो डिफरेंट टाइप की कर दो। एक है सेम टाइप लेकिन उसमें नंबर ऑफ पैरामीटर चेंज है, एक में 2 है एक में 3 है। दूसरी है कि टाइप ही चेंज है, एक इंटर एक फ्लोट है। ठीक है, 2 तरीके हो गए। तीसरा तरीका पब्लिक वॉइड ऐड, ऑर्डर चेंज कर दो, ऑर्डर पहले फ्लोट कर दो बाद में इंट कर दो। ये चारों की चारों ओवरलोडिंग के कंसेप्ट हैं। देखिए इसमें दोनों सेम टाइप की हैं, तो दूसरे में भी सेम टाइप की हैं, इंट है, लेकिन एक ज्यादा एक कम है। तो इसमें मैंने क्या करा, नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स घटा दी और बढ़ा दी। इसमें मैंने आर्गुमेंट डिफरेंट कर दी, अलग अलग कर दी। इसमें मैंने आर्गुमेंट के ऑर्डर आगे पीछे कर दिए। ये सभी किसके क्या कहलाएंगी, ओवरलोडिंग। ये ओवरलोडेड है, सही है। तो अब इसका लाइव एग्जांपल देख लीजिए। क्लास बनाई मैंने मून नाम से क्लास बनाई है। अब इस क्लास के अंदर देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, पब्लिक वॉइड ऐड,
एक में ले लिया मैंने इंटीजर x और एक में ले लिया इंटीजर y। ध्यान रखना ओवरलोडिंग का रूल बड़ा जबरदस्त है। अभी आपको देखने में आसान लग रहा होगा, अभी जब मैं आउटपुट पूछूंगा जब देखना आउटपुट कैसा आएगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, यहाँ पर आपने ये ऐड करा, ऐड। मैं इसके आगे ना लिखता जाऊंगा कौन सा वाला ऐड है, इंट वाला ऐड है ये, मतलब जिसमें मैंने इंट को सम कराया वो वाला ऐड है। चलिए बन गया एक फंक्शन। अब देखिए मैं एक दूसरा फंक्शन बनाने जा रहा हूँ, और देखिए मजे की बात, उस फंक्शन का नाम भी मैंने ऐड ही रखा है, लेकिन इसमें मैंने आर्गुमेंट चेंज कर दी, इसमें हमने फ्लॉट ले ली। क्या ले लिया? फ्लॉट लीजिए, इसमें मैंने आंसर फ्लॉट में निकाला। लीजिए मैंने यहाँ लिख दिया कि ऐड फ्लॉट है। फिर मैंने दूसरा लिख लिया ऐड, इसमें ले लिया मैंने लॉन्ग, ये लीजिए लॉन्ग लॉन्ग, यहाँ पर जो ऐड है वो लॉन्ग वाला है। यहाँ ले लिया डबल, ये हो गया सॉल्व। ये ऐड इंट वाला, ये ऐड फ्लोट वाला, ये ऐड लॉन्ग वाला, ये ऐड डबल वाला, देखिए आपके सामने ही। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब मुझसे कहा गया इन फंक्शन को कॉल करो। चलिए कॉल करते हैं। स्टैटिक है नॉन स्टैटिक है? सारे के सारे नॉन स्टैटिक हैं, सारे चारों की चारों। तो मून का ऑब्जेक्ट बनाओ पहले। तो पहले एक हम फंक्शन बना लें, पब्लिक स्टैटिक वॉइड args ऑब्जेक्ट बना लीजिए मून mm इक्वल टू मून। अब यहाँ लिखिए mm डॉट एड, वैल्यू भेजी मैंने 15 और 10। तो ऐसे मैंने यहाँ पर 4 बार कॉल करा, मैं लिखा 5.0 और 10.0, 15 10 5.0 और 10। ये इंट पास करा, ये फ्लॉट, ये लॉन्ग, ये डबल, ये मैंने पास करा सोच के। अब जब इस प्रोग्राम को रन करूँगा तो ये ऐड को कॉल करेगा। तो बताइए स्टूडेंट्स कहाँ पर कौन सा वाला ऐड कॉल होगा? बताइए स्टूडेंट, चलिए बताइए। यहाँ इस वाली वैल्यू को देख के आपको कौन सा वाला कॉल होने की नजर आता है कि इसमें से कौन सा वाला कॉल हो सकता है? बताइए। इंट इंट वाला, ठीक है। यहाँ पे कौन सा कॉल होगा? फ्लोट यहाँ कौन सा कॉल होगा? लॉन्ग और यहाँ कौन सा कॉल होगा? डबल। ठीक, क्लियर है? तो ये स्टूडेंट्स किसने बताया ये? अर्पित। हाँ जी, नतेश, विकास, अश्विन और रोहित, आपके हिसाब से बताइए। सर लॉन्ग और डबल में तो एल और डी लिखते हैं जितना मुझे याद आ रहा है, अगर लिखना होता है तो यहाँ पर जो बाय डिफॉल्ट है, यहाँ पर इंट वाला कॉल होगा, यहाँ डबल वाला कॉल होगा, पर फिर इंट वाला कॉल होगा, और यहाँ पर डबल वाला कॉल होगा। फ्लॉट और लॉन्ग कॉल नहीं होंगे। लीजिए देखिए 5 7 मून डॉट जावा, ओवरलोडिंग। देखिए कंपाइल हो गया, हो गया जावा मून, रन हो गया, हो गया, आंसर दिया करो देख लो। इंट डबल, इंट और डबल, लॉन्ग और फ्लॉट कॉल नहीं होगा। अब ऐसा क्यों है? तो मैंने आपको बताया था
जब मैंने आपको टाइप कास्टिंग बताया था, टाइप कास्टिंग जब मैं शुरू में पहले दिन पढ़ाता हूँ तो आपको याद है मैंने एक टाइप कास्टिंग बताई थी कि कंप्यूटर इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग करता है, और जब इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग होती है तो वो हमेशा छोटे से बड़े की तरफ होती है। वो हमेशा छोटी वैल्यू समझकर उसको बड़े में कन्वर्ट करता है, छोटे को बड़े में। तो बताइए फ्लॉट छोटा होता है डबल छोटा होता है? बताइए बताइए स्टूडेंट। फ्लोट छोटा होता है सर। तो उसने ये वैल्यू, इन दोनों वैल्यू को क्या कंसीडर किया? फ्लॉट। और फ्लॉट कंसीडर करके इनको किस में कन्वर्ट कर दिया? डबल में, इसलिए डबल वाला कॉल हुआ। इसी तरह यहाँ भी इसने इसको क्या कंसीडर करा? फ्लॉट, और इसको किस में कन्वर्ट कर दिया? डबल में, क्योंकि फ्लॉट और डबल हाँ फ्लॉट और डबल में डेसिमल पॉइंट आते हैं, यानी कि अगर आपके पास कोई डेसिमल वैल्यू है 2.5 तो और आप उसको स्टोर कराना चाहते हैं तो आपके पास फ्लॉट भी है और डबल भी है। लेकिन जब कंप्यूटर कंफ्यूज होता है, उसे बताया नहीं जाता ये फ्लॉट है डबल है, तो वो इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग कर देता है। तो क्या करता है? फ्लॉट कंसीडर करके उसको डबल में कन्वर्ट कर देता है। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी टाइप कास्टिंग होगी इम्प्लिसिट यानी अपने आप, वो छोटे से बड़े की तरफ होगी। तो यहाँ पर पता है क्या काम हुआ? यहाँ पर फ्लॉट टू डबल गया है, फ्लॉट को समझकर डबल में कन्वर्ट कर दिया। फ्लॉट मान के चल रहा है दोनों फ्लॉट वैल्यू है और डबल में कर दे रहा है, तो फ्लॉट वैल्यू डबल में स्टोर हो गई। उसी तरह उसने यहाँ पर फ्लॉट माना, उसको डबल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब जरा इंट के केस में आ जाओ। अब बताना इंट और लॉन्ग में बड़ा कौन सा होता है, छोटा कौन सा होता है? इंट और लॉन्ग में सर इंट बड़ा होता है, वो इंट इंट छोटा होता है है, भाई। इंट छोटा होता है, लॉन्ग बड़ा। हाँ जी, ये रोहित बताइए, इंट बड़ा होता है या लॉन्ग बड़ा होता है? सर लॉन्ग बड़ा होता है। लॉन्ग बड़ा होता है, इंट छोटा होता है। नथेश सही कह रहे हैं रोहित? सही कह रहा है। ठीक है, तो देखना इस वाले केस में जरा उल्टा हो गया यार, है ना? इस वाले केस में उल्टा नहीं लग रहा कि इंट को उसने लॉन्ग में कन्वर्ट नहीं करा, जबकि फ्लॉट छोटा है डबल बड़ा है, तो फ्लॉट को डबल में डाल दिया। लेकिन इंट वाले केस में उसने इंट को इंट ही रखा, लॉन्ग में कन्वर्ट क्यों नहीं किया अपने आप? बता सकते हैं इसके पीछे रीजन? सर वो रेंज में है इंट की नंबर्स। ये नीचे वाले फ्लॉट में की रेंज में नहीं है 5.15.0 है? बताइए, फ्लॉट की 5.0 10.0 भी तो फ्लॉट की रेंज में है, तो उसे डबल में कन्वर्ट क्यों कर रहा है? स्टूडेंट आप में से किसी को भी जवाब पता है इसका कि उसने इंट को लॉन्ग में कन्वर्ट नहीं करा जबकि फ्लॉट को डबल में कन्वर्ट कर दिया? इंट को लॉन्ग में कन्वर्ट क्यों नहीं किया? पता है? बहुत कम जनों को पता होगा क्योंकि आप लोग इन चीजों पे ध्यान नहीं देते। इंट से एक छोटा होता है शॉर्ट, उसने ये वैल्यू मान के चला कि शॉर्ट वैल्यू है SHORT शॉर्ट, और उनको कन्वर्ट कर दिया इंट में। तो इसने ये समझ के चला है कि ये हमारी शॉर्ट वैल्यू है और उसे कन्वर्ट करना है इंट में, इसलिए ये काम ऐसा हुआ है। क्योंकि इंट से जो छोटा होता है ना वो शॉर्ट होता है, जो आप लोग यूज नहीं करते, इसलिए आप लोगों को ये शॉर्ट याद नहीं रहता। ये जो 15 लिखा है ना ये शॉर्ट वैल्यू है। कौन कह रहा है ये इंट और लॉन्ग है? ये शॉर्ट है। अब इसको शॉर्ट कंसीडर करके इंट में डाल देगा, इसको फ्लॉट कंसीडर करके डबल में डाल देगा, क्योंकि डेसिमल में फ्लॉट छोटा होता है डबल बड़ा होता है। न्यूमेरिक वैल्यू में, राउंडेड वैल्यू में सबसे छोटा होता है शॉर्ट, उससे बड़ा होता है इंट और उससे बड़ा होता है लॉन्ग। तो उसने यहाँ पर इनको कंसीडर करा है क्या? शॉर्ट, और उसको कन्वर्ट कर दिया इंट में। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गई? हेलो? यस सर। तो अब इसको सही कैसे किया जाए? तो जहां पे भी आपको लॉन्ग वाला कॉल करना, फ्लॉट वाला कॉल करना है, वहां पर आप एफ लिख दीजिए, एफ, और यहाँ लिख दीजिए एल। कैपिटल स्मॉल दोनों में लिख सकते हो आप, कैपिटल में स्मॉल में। अब जब आप इसको यहाँ पर लिखेंगे एल और एफ, जब ये जाके समझेगा कि यहाँ पर फ्लॉट और लॉन्ग डबल कर रहे हैं। ये देखिए वही प्रोग्राम दोबारा कंपाइल करा, अब देख लीजिए इंट फ्लॉट लॉन्ग डबल आ गए चारों। जब आप एल और एफ लिखेंगे, एल लिखेंगे यानी कि आप लॉन्ग को कॉल करना चाहते हैं, और एफ लिखेंगे तो फ्लॉट को कॉल करना चाहते हैं।
और अगर आपने एल और एफ नहीं मेंशन किया तो हमेशा फ्लॉट के केस में डबल को कॉल करेगा और इंट के केस में शॉर्ट को, क्योंकि इंट से छोटा शॉर्ट होता है, जो हम याद नहीं रखते। समझ में आया? इसलिए ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है कि इंट को लॉन्ग में कन्वर्ट क्यों नहीं करता, क्योंकि इंट से छोटा शॉर्ट होता है। उसने इन वैल्यू को शॉर्ट वैल्यू मानी है, ये शॉर्ट वैल्यू है और उसको कन्वर्ट कर दिया इंट में। क्लियर हो गई? समझ में आ गया? चलिए, ये ओवरलोडिंग का रूल है, याद रखिएगा। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, कहीं बात याद हुआ है। शॉर्ट से बड़ा इंट और इंट से बड़ा ऐसी यहाँ आ गई है। प्लॉट से बड़ा ये है जी। तो अगर आप यहाँ लिख रहे हैं 10, तो कंप्यूटर इसको क्या मान के चल रहा है? शॉर्ट है, तो आपको किस में कन्वर्ट करके दे रहा है? इंट में। अच्छा जी, अब आपने यहाँ लिखा 2.5, तो इसे मान के चल रहा है कि फ्लॉट है और आपको कन्वर्ट करके देगा डबल में। ये होते हैं इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, जो अपने आप होती है। चलिए, समझता हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी। फाइल लीजिए, ये थी ओवरलोडिंग। स्टूडेंट, किसी को डाउट? हेलो स्टूडेंट्स। ओ सर। नतेश, आपको, विकास, अश्विन, रोहित, किसी को कोई डाउट इससे ओवरलोडिंग से रिलेटेड? सर या आपने स्टैटिक और नॉन स्टैटिक वेरिएबल देखे और स्टैटिक नॉन स्टैटिक फंक्शंस देखे और ओवरलोडिंग देखी। अब स्टैटिक फंक्शन, हाँ जी सर ठीक है समझ आ गया। नहीं पूछ लीजिए, मैं बता देता हूँ। बोलिए आ गया नहीं सर, आ गया वो आ गया। नहीं, ऐसा ना हो को आप अपने आप कुछ गलत समझ लें। पूछ लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ। सर अगर जैसे शॉर्ट की रेंज जो होती है, अगर उससे अगर बड़ी वैल्यू लेंगे तो वो एंड से लॉन्ग में कन्वर्ट कर देगा? नहीं करेगा, आपको एल और एफ लिखना ही पड़ेगा। हाँ, शॉर्ट से अगर बड़ी लेंगे तो इंट में आ जाएगा वो, है ना, और वो एंड से लॉन्ग में कर देगा। नहीं इंट से लॉन्ग में नहीं करने का, जब लॉन्ग से बड़ी जाएगी तब। इंट यहाँ पे 2 बाइट का है, 4 बाइट का है। पता है यहाँ पे शॉर्ट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? शॉर्ट की नेगेटिव वैल्यू है माइनस के 32,768 से प्लस के 32,767। ये रेंज है जी शॉर्ट की। हेलो स्टूडेंट, ये रेंज है। हेलो, यस सर। ये शॉर्ट की रेंज है और इंट की रेंज है माइनस के 2,14,74,83,648 से लेकर प्लस के 2,14,74,83,647। यह है कि किसकी रेंज? इंट की। लॉन्ग की इतनी बड़ी है कि मुझे याद ही नहीं, बहुत बड़ी रेंज है ये रेंज है। जब आप इससे बड़ी वैल्यू डालोगे जब वो लॉन्ग में जाता है। अगर इससे छोटी वैल्यू है तो इंट में रहेगा और अगर इससे छोटी वैल्यू है तो शॉर्ट में रहेगा। अब आपने लिखा 15, अब बताओ 15 यहाँ पर किस में सेटल हो सकते हैं? बताइए। इसमें हो सकते हैं ना, है ना? तो उसने 15 को शॉर्ट माना और आपको कन्वर्ट करके दे दिया इंट में। सही है, ऐसे करो। क्लियर? यस सर। चलिए स्टूडेंट, अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। फंक्शंस आपको लिखने आ गए। अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ जो आपको मुझे करके दिखाना है। प्रोग्राम इस तरह से है जी, ध्यान से स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा। मुझे a प्लस बी का सम बनाना है, मतलब a प्लस बी करने का मुझे फंक्शन लिखना है, फंक्शन 1, जिसके अंदर मुझे a प्लस बी लिखना है।
और जो इसका रिटर्न आएगा, जो a प्लस बी का आउट a प्लस बी करोगे तो आंसर जो भी आएगा उसे आपको रिटर्न करना है, वो आप रिटर्न करोगे। तो क्या रिटर्न करोगे? a प्लस बी का सम, या आप रिटर्न करोगे a प्लस बी, या आपको रिटर्न करना। फंक्शन टू को रिटर्न करना है आपको, a प्लस बी का आंसर। आगे समझ में? तो जो a प्लस बी का सम आएगा, यानी कि जो यहाँ पर a प्लस बी का सम आया है, a प्लस बी जो आया है रिटर्न होकर, यहाँ से रिटर्न होकर जो आया है, उसमें फंक्शन टू के अंदर आपको मल्टीप्लाई करनी है उसकी टू से, यानी कि फंक्शन वन a प्लस बी का सम करके रिटर्न करेगा फंक्शन टू को। फंक्शन टू a प्लस बी का, यानी यहाँ पर कॉल करना है मुझे फंक्शन वन। यहाँ पे अब देखो मैं लिख ही दूंगा तो आपको पता ही चल जाएगा। यहाँ पे मैं कॉल करूंगा फंक्शन वन, और फंक्शन वन मुझे a प्लस बी का वैल्यू रिटर्न करके दे देगा, उसकी मल्टीप्लाई होगी टू से। अब ये जो मल्टीप्लाई टू की होनी है ये फंक्शन थ्री में होनी है। फंक्शन थ्री के अंदर मुझे फंक्शन टू कॉल करना है, जो मुझे मल्टीप्लाई करके देगा, जिसमें से मुझे माइनस कर देना है 10 माइनस कर देना। फंक्शन टू की जो रिटर्न होगी, फंक्शन टू की ये रिटर्न करेगा, इसकी जो रिटर्न ऐसे करते हैं, इसकी जो रिटर्न है वो यहाँ आएगी, फंक्शन वन की रिटर्न यहाँ आएगी, जिसकी मल्टीप्लाई होगी टू से। चलिए अब इसकी मल्टीप्लाई होने के बाद जो रिटर्न आएगा, ये रिटर्न होगा यहाँ पे, यहाँ पर इसकी डिवाइड होना है, ये होना है फंक्शन फोर से। फंक्शन फोर के अंदर मुझे कॉल करना है फंक्शन थ्री, तो मुझे फंक्शन टू की जो रिटर्न है उसमें माइनस 10 करके देगा, और उसे डिवाइड कर देना है मुझे टू से। यहाँ से जो रिटर्न होगी, ये वाली जो रिटर्न है ये जाएगी फंक्शन थ्री के पास में, तो फंक्शन थ्री का डिवाइड बाय टू जो होगा ये आपको प्रिंट कराना है। अब देखो कितना बढ़िया प्रोग्राम है, ये प्रिंट कराना है, ये वाला आउटपुट प्रिंट होना है, ये बनाना, यानी कि फंक्शन फोर के अंदर फंक्शन थ्री को कॉल करना है, और फंक्शन थ्री का जो आउटपुट होगा, जो फंक्शन थ्री लाके देगा, उसको डिवाइड बाय टू करके प्रिंट कराना है। और फंक्शन थ्री क्या रिटर्न करेगा? जो फंक्शन टू देगा उसमें से माइनस 10, वो फंक्शन थ्री होगा। अच्छा, फंक्शन टू क्या रिटर्न करेगा? जो फंक्शन वन का आंसर होगा उसमें मल्टीप्लाई टू करके रिटर्न करेगा। और फंक्शन वन क्या करेगा? a प्लस बी करेगा। देखिए स्टूडेंट, अब ये आपको मुझे बना के दिखाना है। मैं फंक्शन टू को कॉल करूंगा, मैं फंक्शन फोर को कॉल करूंगा, मैं इसे कॉल करूंगा, ये कॉल करेगा थ्री को, थ्री कॉल करेगा टू को, टू कॉल करेगा वन को, वन ने आंसर दिया प्लस करके, प्लस होकर यहाँ पर आएगा, उससे मल्टीप्लाई होकर टू रिटर्न होकर यहाँ आएगा, इसमें से माइनस 10 होगा, रिटर्न होकर यहाँ आएगा, फिर डिवाइड होकर आंसर आ जाएगा। ये काम आपको करना है, ये मुझे करके दिखाना है, और ये a और b की वैल्यू जो है ये हमें पास करनी है फंक्शंस के अंदर। अब ये सोचो कि फंक्शन वन तक ये वैल्यू कैसे पहुंचेगी। कॉल तो मैं फंक्शन फोर को करूंगा, फंक्शन फोर कॉल करूंगा, तो फंक्शन फोर से ही होती हुई यूं होती हुई जाएगी वैल्यू ऊपर। समझ में आ गया? ये आपको करके देना है जी, बहुत बेहतरीन प्रोग्राम दिया मैंने फंक्शंस का। चलिए ये मैं आपको सेव कर दे रहा हूँ, ये आपका होमवर्क है। फिर से बताना एक बार, निकालना क्या है इसके अंदर?
ये निकालना है फंक्शन 3 का जो आंसर आएगा उसे डिवाइड बाय 2 करके प्रिंट कराना है। सर ए और बी की वैल्यूज क्या लेंगे हम? आपकी मर्जी जो भी आप लेना चाहें। मान के चलिए आपने 15 और 10 रख लिया है ना, तो आंसर इसका क्या आएगा 15 और 10, ये वैल्यू रखनी है आपने। तो 15 10 का पहले सम करो, कितना आया 25, 25 की मल्टीप्लाई करो 2 से तो कितना आया 50, 50 में से 10 घटा दो कितना आया 40, 40 को 2 से डिवाइड करो क्या आया जी, कितना आया 20। ये प्रिंट होगा। जब मैं यहाँ पे SOP लिखूंगा, SOP सिस्टम डॉट आउट डॉट पुट आंसर 20 आना चाहिए। 15 और 10 डालूं तो आंसर 20 आना चाहिए। ये डालूंगा ये मुझे मिल के आएगा, लेकिन ये ऐसे प्रोसेस होता हुआ आएगा। ये ए की वैल्यू है, ए बराबर और बी बराबर। तो यहाँ पर जो है ये है ए प्लस बी इंटू 2, ये आ गया नहीं आ गया रिटर्न पे, है ना। अब यहाँ पर क्या आया पता है, यहाँ पर क्या आया ए प्लस बी इंटू 2 आया है, जिसमें से माइनस 10 हुआ। फिर यहाँ क्या आया है, यहाँ आया है ए प्लस बी इंटू 2 माइनस 10, ये आया, इसके डिवाइड होकर आंसर 20 आया। ये आपको करके दिखाना है फंक्शंस के थ्रू। क्लियर है? अब तो पूरा खोल के दे दिया मैंने आपको, ये हो गया होमवर्क। अब तो सिर्फ फंक्शन लिखने, जिसने इसका फंक्शन लिख दिया तो समझो उसको मतलब बात समझ में आने लगी। लीजिए ये मैंने आपको सी का जो बेसिक था, मतलब सी जावा के प्रोग्राम को लिखने के लिए जो आपको फंक्शंस आते थे वो मैंने आपको समझाए। आर्गुमेंट विद रिटर्न वैल्यू, आर्गुमेंट विद नो रिटर्न वैल्यू, नो आर्गुमेंट रिटर्न वैल्यू, नो आर्गुमेंट विद नो रिटर्न वैल्यू। और वो 2 तरह के होते हैं, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक, और उनकी ओवरलोडिंग होती है। तो ये ओवरलोडिंग का प्रोग्राम नहीं है, ये मैंने ओवरलोडिंग का नहीं है, सिंपल प्रोग्राम दिया है, ये आपको बना के दिखाऊंगा। ठीक है सर एक बार एरर फाइंड आउट करना बताना एक बार। हाँ जी, सर कोई भी प्रोग्राम में जैसे एरर आ गया तो कैसे देखेंगे हम जावा के अंदर? वो जब आप उसे कंपाइल करेंगे तो आपको लाइन वाइज एरर दिखाएगा। सर एक बार दिखा देंगे आप लोग? ये ओवरलोड, ये रहा आपका प्रोग्राम। अरे यार दो बार ये रे, इसमें आपने यहाँ पे सेमीकोलन लगाना भूल गए आप यहाँ पर, तो जब इसे कंपाइल करेंगे तो ये आपको एरर दिखा देगा। यहाँ पर आपको सेमीकोलन लगाना है, CMD ये आ गया, कह रहा है यहाँ पर एरर और कह रहा है एक्सपेक्टेड, सेमीकोलन एक्सपेक्टेड। लाइन नंबर 31 में, सेमीकोलन एक्सपेक्टेड चाहिए यहाँ पर, ये दिखा रहा है यहाँ गलती है, लाइन नंबर 31। तो ये देखिए जिस लाइन पे आप यहाँ पे कर्सर रखेंगे, ये देखिए ये ना, ये यहाँ पर आप देखिए, ये देखिए नीचे आ रहा है लाइन नंबर 31 दिखा रहा ना, ये लाइन नंबर 31, ये ना 31 लाइन नंबर में यहाँ पर आपको दिखा रहा है, यहाँ पर सेमीकोलन एक्सपेक्टेड यहाँ पे सही है, ऐसे दिखा रहा है। ठीक है, एक बार सिलेबस और दिखा इनसे सेंड कर दो ना, हैं सिलेबस सेंड कर दो ना एक बार। क्या कर दूं जी? सिलेबस सर। नहीं समझ नहीं पा रहा, थोड़ा धीरे बोलिए, क्या कह रहे हैं आप? सिलेबस। सिलेबस? जी तो भास्कर सर ने सिलेबस नहीं दिया अभी आपको? नहीं सर, जो आप पढ़ा रहे हैं ना ये कर दो एक बार सेंड सर। नहीं मेरे पास सिलेबस नहीं है, मैं तो कंटेंट वाइज, मेरे को तो याद है। आपको लिखित में चाहिए ना सिलेबस? यस सर। वो मैं अभी भास्कर सर से कह दे रहा हूँ, आपको दे देंगे वो, उनके पास वो है, पूरा टेम्पलेट बना हुआ है। मेरे पास तो नोट्स हैं, ये नोट्स जैसे जैसे जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाता रहूंगा
ये नोट्स में इसमें से आपको दे ये सिलेबस नहीं है, ये ना टॉपिक वाइज मतलब चैप्टर वाइज नोट्स हैं, नोट्स। ठीक है। तो अभी तो इसमें से कुछ पढ़ाया ही नहीं, अभी तो यहाँ पहुंचे ही कहाँ है, यहाँ पर नहीं पहुंचे अभी हम। अभी तो मैंने आपको फंक्शंस लिखने सिखाए हैं, फंक्शंस लिखने सिखाए हैं। अब आज मैंने आपको होमवर्क दिया है, तो अगर आप ये होमवर्क मुझे लिख के दिखा देते हैं तो मैं समझ जाऊंगा कि आप फंक्शंस जावा में लिख सकते हैं। तो ये फंक्शन जो मैंने दिया है सी का प्रोग्राम है, जो मैंने आपको जावा में लिखने को दिया है। तो और जैसे आप किसी को कल आप में से कोई कुछ लिख लेंगे, कुछ नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। तो उसके हिसाब से कल से जावा स्टार्ट होगी। कल से ये बताऊंगा ना मेन मेथड, कल से पहले तो ये सबसे पहले ये बताया जाएगा मेन मेथड, कि मेन मेथड को कितने तरीके से और लिख सकते हैं, यहां से शुरू होगा। अभी तो मैंने जावा स्टार्ट मतलब जावा का सिंटेक्स बताया कि जावा में ऐसे लिखते हैं, और आपको फंक्शंस लिखने सिखाए हैं। अब कल से जावा का प्रोग्राम मेन शुरू हो जाएंगे, ये है। अभी जो आपको सिर्फ सिखाया गया है वो सिर्फ आपको ये सिखाया गया है कि फंक्शंस कैसे लिखे जाते हैं, बस। ठीक है जी, ओके स्टूडेंट्स, कल मिलते हैं आप लोग, ठीक है। ओके जी, गुड डे।